नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा और आप सब जुड़ चुके हैं न्यूज़ टाइम के साथ। अगर आज के बिजी शेड्यूल की बात की जाए, कहीं न कहीं ये बिजी शेड्यूल एक मैरिड लाइफ में एक कपल के लिए कहीं न कहीं ये बाधा उत्पन्न कर रहा है। सही समय पर फैमिली प्लानिंग न हो पाना, इसके अंदर बिजी शेड्यूल ही बहुत एक घातक जो बीमारी है वो सिद्ध हो चुका है। तो इसी जो जिसके कारण कपल जो लाइफ है वो कहीं न कहीं एक अंधेरे की राह पर चलने को मजबूर हो जाती है। तो उसी अंधेरे को दूर करने के लिए सिरसा के अंदर एक आईवीएफ सेंटर है, वहाँ पर जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर नेहा गर्ग हैं, जो आईवीएफ सेंटर की स्पेशलिस्ट हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वो अंधेरी लाइफ में कैसे उजाला भरती है। जी नमस्कार मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पूजा, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, आपके साथ बातचीत करने के लिए। मैं हूँ डॉक्टर नेहा गर्ग, कंसीव आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर से। और आज हम बात करने जा रहे हैं आईवीएफ के बारे में। तो आईवीएफ एक नई प्रक्रिया है, एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम उन कपल्स की मदद कर सकते हैं जिन्हें संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है, जिनकी शादी को काफ़ी समय हो गया है, बहुत टाइम से बच्चे की चाह रख रहे हैं, पर उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही। सी, इनफर्टिलिटी इज नॉट जस्ट अ डिजीज, इट्स अ सोशल स्टिग्मा। ये केवल एक मेडिकल कंडीशन नहीं है, यह एक सोशल इम्पैक्ट रखती है माँ बाप के जीवन में, जो बच्चे की आस में बैठे हैं। बहुत सारी सोसाइटी से उन्हें बहुत सारे ताने सुनने को मिलते हैं, खुद की प्रॉब्लम डिस्कस करने में एक झिझक सी महसूस करते हैं ऐसे लोग, पर एक्चुअली इट्स अ मेडिकल कंडीशन और दैट इज वेरी मच ट्रीटेबल। बहुत आसान है, बहुत साइंस ने आज बहुत तरक्की की हुई है, हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। ऐसे ट्रीटमेंट्स, ऐसे कपल्स को हेल्प करने के लिए जो आज भी बच्चे की चाह रख रहे हैं, चाहे उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, चाहे उनकी नलियाँ ब्लॉक हैं, शुक्राणु कम बनते हैं, अंडा बनने में दिक्कत है, पीरियड्स टाइम पर नहीं आ पाते, बच्चेदानी में रसोइयाँ, ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनसे हज़ारों महिलाएं और पुरुष आज जूझ रहे हैं। और साइंस की मदद से कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हम उनको दे सकते हैं। इन कंडीशंस को बाईपास करके उनको, ऐसे लोगों को, इवन जिनकी शुक्राणु बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, एग्स बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि ऐसे कपल्स को हेल्प कर सकते हैं, और वो भी अपने स्पर्म्स और अपने एग से एक जेनेटिक तौर पे अपने बच्चे की, संतान की प्राप्ति के सुख को की अनुभूति कर सकते हैं। मैडम आईवीएफ की जैसे आपने बात बताई कि आईवीएफ का क्या मतलब बेनिफिट है, और मैडम आईवीएफ की बात की जाए तो आईवीएफ आखिर शुरू कब हुआ जी? देखिए, आईवीएफ करीब 50 साल पुरानी टेक्निक है। सबसे पहला आईवीएफ बच्चा लुइस ब्राउन के नाम से पैदा हुआ था, और आज वो 45 साल की उम्र की है और एक तंदुरुस्त जीवन व्यतीत कर रही है। तो ये एक 50 साल पुरानी तकनीक है जो पिछले 50 सालों में निरंतर निरंतर इसमें नई नई प्रोग्रेशन आता जा रहा है, इसमें नई नई टेक्नोलॉजी ऐड ऑन होती जा रही है। पहले आईवीएफ में हम कुछ कंडीशंस के लिए आईवीएफ कर पाते थे, आज बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आईवीएफ के द्वारा हम कपल्स की मदद कर सकते हैं। आज बहुत सारे एडवांसमेंट्स आईवीएफ में हो चुके हैं, जिसमें आपका एग फ्रीजिंग या एम्ब्रियो फ्रीजिंग, आप आपके एग्स फ्रीज करा के रख सकते हो, आपके भ्रूण को फ्रीज करा सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। आप किसी भी जेनेटिक बीमारी का पता बच्चा इम्प्लांट होने से पहले, बच्चा रखवाने से पहले पता कर सकते हो कि बच्चे में कोई हेरिडिटरी या जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, जिसको अपन पीजीएस या पीजीडी बोलते हैं, प्री जेनेटिक स्क्रीनिंग बोलते हैं। बहुत सारी नवीनतम तकनीक आईवीएफ के क्षेत्र में आती जा रही है, जिससे बहुत सारे कपल्स आज लाभान्वित। आईवीएफ के बारे में आपने बताया कि कब आया और कब इसकी शुरुआत हुई। अगर आईवीएफ की बात की जाए तो कपल्स हैं, कपल्स को किन कंडीशन के अंदर ये आईवीएफ करवाना चाहिए? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, इम्पॉर्टेंट इंडिकेशंस जो नेचुरल फीमेल की फर्टिलिटी है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, जो फर्टिलिटी के लिए 4 या 5 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। वो फर्स्टली आपका अंडकोश, अंडेदानी और अंडे का बनना, ट्यूब्स का खुला होना, बच्चेदानी का ठीक होना बेबी के बेड के लिए या इम्प्लांटेशन के लिए, और
मेल फैक्टर्स का नॉर्मल होना, मतलब हस्बैंड के शुक्राणु या स्पर्म के पैरामीटर्स का नॉर्मल होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन इफेक्टेड है, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, तो आपको बच्चा लगने में दिक्कत महसूस हो सकती है, जिससे हम आईवीएफ के द्वारा उनकी हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आजकल क्योंकि लेट मैरिजेस का दौर है, फीमेल्स भी अपने करियर को लेके बहुत जागरूक हो चुकी हैं और अपने करियर के क्षेत्र में फैमिली स्टार्ट करने से पहले दे वांट टू प्रोग्रेस इन देयर करियर एंड देयर लाइफ और खुद को सेटल करना चाहते हैं। तो बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो ज़्यादा उम्र में, अधिक उम्र में शादी कर रही हैं, जिसके कारण से उनका ओवेरियन रिजर्व जिसको हम बोलते हैं, मतलब उनकी ओवरीज में अंडों की संख्या जिस एज पर वो शादी करती है उस समय पर कम पाई जाती है, जिसके कारण से अंडा ना बनने के कारण या अंडा कम बनने के कारण प्रेगनेंसी लगने में मुश्किल होती है। तो वो जो एज फैक्टर है, इंक्रीज एज ऑफ द कपल, हस्बैंड और वाइफ, जो प्रेगनेंसी करने में बाधा उत्पन्न करती है, उस सूरत में भी हम आज आईवीएफ की मदद से ऐसे अधिक उम्र वाले पेशेंट्स को बच्चा, उनका खुद का जेनेटिक बेबी दे तो कई बार अक्सर ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो आईवीएफ के द्वारा बच्चे पैदा होते हैं ये उनके अपने बच्चे नहीं होते, क्या इसका कोई साइंटिफिक पूजा इस रिजल्ट बात है? में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, जी। ये केवल एक भ्रांति है जो लोगों में डर उत्पन्न करती है आईवीएफ को अपनाने में। जी। जो आईवीएफ के द्वारा बच्चा रखा जाता है या जो बच्चा बनाया जाता है वो पूर्णतया कपल का खुद का बच्चा होता है। जस्ट उसको फर्टिलाइज करने के लिए हम लेबोरेटरी की सहायता लेते हैं, एग्स को विमेन की ओवरी से बाहर निकाल के, क्योंकि वो नेचुरल प्रेगनेंसी में शरीर में ही एग्स और स्पर्म मीट करके बच्चा नहीं बना पा रहे हैं। आईवीएफ में हम उसी विमेन के एग्स को बाहर निकाल के उसको लेबोरेटरी में ग्रो करते हैं, साथ में उसको स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज करते हैं। वो बच्चा आप उसको 4 से 5 दिन लेबोरेटरी में कंट्रोल्ड कंडीशंस में, एक अच्छे इन्वायरमेंट में, ह्यूमन बॉडी की तरह उसको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, और जब वो बच्चा यूटरस में चिपकने लायक, बच्चेदानी में इम्प्लांट होने लायक हो जाता है, तब उसको उसी कपल की, उसी फीमेल की यूटरस में, बच्चेदानी में इंसर्ट कर दिया जाता है। तो ये बच्चा जेनेटिक तौर से उसके पेरेंट्स का ही, कपल का ही होता है। अंडा भी विमेन का खुद का लिया जाता है, स्पर्म्स भी हस्बैंड का ही होता है। जस्ट उनको फर्टिलाइज बाहर करके वापस बॉडी में अंदर छोड़ा। इसके आईवीएफ की अगर बात की जाए तो आईवीएफ के जो केसेस होते हैं इसमें अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं, उसका क्या राज है? दैट डिपेंड्स ऑन कि आप कितना एम्ब्रियोज ट्रांसफर करें। आईवीएफ में हम एग्स जब बनाते हैं, जब आपको एग्स बनाने की इंजेक्शन देते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक से ज़्यादा एग बनाएं। नेचुरली बॉडी में एक ही अंडा एक बार में बनता है। आईवीएफ में हम ज़्यादा इसलिए बनाते हैं जस्ट टू इंक्रीज द ऑड्स ऑफ प्रेगनेंसी। कल को एक एग का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम जो बेटर एग है उसको चूज करके वो आपके यूट्रस में ट्रांसफर करें। तो जब हम ज़्यादा एग्स निकालते हैं, कई बार हमारे पास एम्ब्रियोस या भ्रूण भी ज़्यादा तैयार होता है। मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि एक बार में एक ही एम्ब्रियो डालें, दैट रिजल्ट्स इन अ सिंगल प्रेगनेंसी। कई बार कपल की बच्चेदानी की कंडीशन को देखते हुए, उनकी एज को देखते हुए 2 या 2 से अधिक एम्ब्रियोज भी आप यूट्रस पर रख सकते हैं। अगर वो दोनों इम्प्लांट हो जाते हैं तो आपको ट्विंस या ट्रिपलेट्स की कंडीशन हो सकती है, पर ये पेशेंट का चॉइस है और डॉक्टर का प्रेफरेंस है। हम हमारे सेंटर में कंसीव आईवीएफ में वी ट्राई टू चूज द बेस्ट पॉसिबल एग एंड द बेस्ट पॉसिबल एम्ब्रियो। जो आपका हाईएस्ट ग्रेडिंग का एम्ब्रियो है उसको सिंगल अपन ट्रांसफर करते हैं, ताकि आगे होने वाली ट्विन या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी के साथ में होने वाले कॉम्प्लिकेशन से हम शुरू में ही बचाव कर सकें। अगर पेशेंट की एज ज़्यादा है या एग की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है तो कई बार प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए 2 एम्ब्रियोज भी हम ट्रांसफर करते हैं।
जैसे कि आपने आईवीएफ के बारे में बताया, अगर आईवीएफ एक ही बार में सक्सेसफुल नहीं होता तो क्या कपल दूसरी बार भी करवा सकता है इसे? जी, आईवीएफ का साइकिल आप 3 से 4 बार भी ले सकते हैं जी। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं आ पाती। जी। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको आईवीएफ के फर्स्ट साइकिल में प्रेगनेंसी नहीं आया है तो हम उसके कारणों की तह तक जाएंगे। पीरियड्स में पेन होना, एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ पेन होना, एक जो रेगुलर पेन है जो आपका आराम से बर्दाश्त करते हुए क्रैम्प्स हैं जिनको अपन मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स कहते हैं, जो शुरू में 1 या 2 दिन पीरियड्स जब स्टार्ट होता है तब रहता है, इज कंसिडर्ड नॉर्मल। लेकिन अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा पेन होता है, अगर आपको उसके लिए मेडिकेशन लेनी पड़ती है, तो आपकी बच्चेदानी में बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, कोई सिस्ट हो सकता है, कोई फाइब्रॉइड हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस नाम की एक बीमारी हो सकती है जिसमें पेनफुल पीरियड्स का महिलाओं को सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में ज़रूरी है, अगर आपका डिस्मेनोरिया रिसेंटली ऑनसेट है, मतलब जब आपको पीरियड चालू हुए थे उस समय कोई पेन नहीं होता था और अब आपको पेन होने लगा है, if it's this is called secondary amenorrhea या रीसेंट ऑनसेट एमेनोरिया, जो पहले नहीं होता था, तो दैट मीन्स कुछ ऐसी कंडीशन डेवलप हुई है जो जिसको आपको डॉक्टर्स के पास जाके मिलके जिसका चेकअप कराने की और डॉक्टरी सलाह लेने की जरूरत है। आईवीएफ के दौरान अगर जो भी मैरिड कपल है आईवीएफ करवाता है तो उसके अंदर आईवीएफ करवाने के बाद क्या क्या मैडम सावधानियां होनी चाहिए? जी, आईवीएफ के बाद आजकल बेड रेस्ट हम लोग नहीं एडवाइस करते हैं। आईवीएफ के बाद जब एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं, जिससे बच्चा चिपकाते हैं बच्चेदानी में, कॉमन भाषा में, या एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं, उसके बाद केवल 15 मिनट्स का बेड रेस्ट पेशेंट को एडवाइस किया जाता है। 15 मिनट्स के बाद दे कैन रिज्यूम देयर नॉर्मल एक्टिविटीज़, जो आपका रूटीन एक्टिविटीज़, चलना, खाना पीना, नॉर्मल घूमना फिरना सब कुछ कर सकते हैं। जो हम एक्टिविटीज़ अवॉइड करते हैं वो बेसिकली ये होता है कि आपने जब तक आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ जाता, आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना है, आपने हेवी वेट्स नहीं उठाना, हेवी एक्सरसाइजेस नहीं करना, और थोड़ा सा डाइटरी प्रिकॉशन रखना है ताकि आपका किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो उस प्रक्रिया के दौरान जब आपकी बॉडी में इम्प्लांटेशन हो रहा है और हम आईवीएफ के रिजल्ट का वेट करें। Once the pregnancy is conceived, it is very much like a normal pregnancy. प्रेगनेंसी चाहे आपको नेचुरली आपके ट्यूब में भ्रूण बन के बच्चेदानी में चिपका हो, या हमने बाहर से बना के लैब में बना के उसके आपको यूट्रस में रखा हो, एक बार प्रेगनेंसी आ जाती है देन द प्रिकॉशंस आर वेरी मच सेम as to be followed in the normal routine pregnancy. पर कई बार ऐसा भी देखा जाता है जैसे कि अक्सर लड़कियां होती हैं, लड़कियों को ये ताने सुनने को मिलते हैं कि इसके अंदर बांझपन है। क्या मैडम बांझपन एक्चुअल में होता भी है? देखिए, इनफर्टिलिटी या बांझपन केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है। अगर स्टडीज़ को देखें तो इनफर्टिलिटी के लिए अगर 35% केसेस में महिलाएं रिस्पॉन्सिबल हैं, अगले 35% में मेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, और नेक्स्ट 30% के लिए दोनों मेल्स और फीमेल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो बांझपन की समस्या महिलाओं तक सीमित नहीं है और ये अभिशाप नहीं है। कुछ मेडिकल कंडीशन है, हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, कई बार फीवर हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार हमारी थकावट अधिक रहती है, कुछ हार्मोन जैसे थायराइड की प्रॉब्लम होती है, हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स कम बन जाते हैं। इनफर्टिलिटी या बांझपन भी इसी तरह की समस्या है, आपकी बॉडी में हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है, कोई नस ब्लॉक हो सकती है, कोई रसौली हो सकती है। तो दीज आर मेडिकल कंडीशंस एंड आई वुड लाइक टू से अगेन कि दीज आर वेरी मच ट्रीटेबल कंडीशंस। तो अगर आप सही समय पे डॉक्टरी सलाह लेते हैं तो आप इस समस्या से बहुत जल्दी निजात पा सकते हैं। सही तकनीक की मदद से आप भी संतान सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अधिकतर ऐसा भी देखा जाता है कि अंडा नहीं बनता, उसका क्या करना चाहिए अंडा ना बनने का? अंडा ना बनने का कारण आपकी बॉडी में हार्मोन्स का असंतुलन होता है।
या तो हॉर्मोन्स नहीं बन रहे हैं, कम मात्रा में बन रहे हैं, जी या जो बैलेंस एक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल का होना चाहिए वो बैलेंस डिस्टर्ब है। तो जिस अंडे को रिक्वायर बनने के लिए हमें एक बैलेंस में हॉर्मोन्स चाहिए जिसमें एफएसएच, एलएच दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब इनका बैलेंस गड़बड़ा जाता है तो अंडे की ग्रोथ अपने आप रुक जाती है। तो उस सूरत में हमें इनका बैलेंस को रिस्टोर करना है। जैसे बहुत सारी फीमेल्स में, अराउंड आज 30% फीमेल्स में पीसीओडी पाया जाता है। पीसीओडी की समस्या में आपकी बॉडी में जो मेल हार्मोन्स हैं या टेस्टोस्टेरोन्स हैं वो ज़्यादा बनने लगते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल हार्मोन्स, जिसके कारण माहवारी अनियमित हो जाती है, पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, एक प्रॉपरली नहीं बनता और इसलिए कंसीव करने में महिलाओं को दिक्कत आती है। तो ज़रूरी है कि हम उस अनबैलेंस वाली कंडीशन को पहचानें, हार्मोनल बैलेंस को कैसे रिस्टोर करें, कुछ हमारे डाइटरी चेंजेस करके, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके और कुछ मेडिसिन की मदद से अगर हम अपने बॉडी के हार्मोन्स को करेक्ट लेवल पर मेंटेन कर पाते हैं तो वी कैन वेरी मच अचीव प्रेगनेंसी। मैडम, अगर विशाल अल्ट्रासाउंड की बात की जाए तो इसके अंदर आईवीएफ को लेकर क्या कुछ खास तकनीक विशाल अल्ट्रासाउंड हमारे कंसीव आईवीएफ में अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास 24 आवर्स इमरजेंसी इन हाउस अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी है। और जहाँ तक मैं कंसीव आईवीएफ की बात करूँ तो वी आर अ डेडिकेटेड आईवीएफ सेंटर जो डेडिकेटेडली बाकी प्रॉब्लम्स के अलावा हमारा मेन फोकस इनफर्टाइल कपल्स पे होता है। ऐसे पेशेंट्स उनके ट्रीटमेंट को स्ट्रीमलाइन करना, उनकी इन्वेस्टिगेशंस, थॉरो हिस्ट्री टेकिंग, काउंसलिंग, ट्रीटमेंट, पोस्ट ट्रीटमेंट केयर, उनका काउंसलिंग, उनका मेडिकेशन, ये सारा कुछ हम एक ही रूप के अंदर प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास सारी नवीनतम तकनीक उपलब्ध है। वी हैव इम्पोर्टेड जर्मन लैब, 2 इंक्यूबेटर्स हमारे पास हैं एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए, टोटली मॉड्यूलर आईवीएफ लैब है कंट्रोल्ड कंडीशंस के लिए। वी हैव द फैसिलिटी ऑफ फ्रीजिंग ऑल्सो, वी हैव फैसिलिटी फॉर इक्सी टेसा पैसा मेल फर्टिलिटी के लिए। वी हैव 3D 4D अल्ट्रासाउंड्स विद अस। हमारे पास हिस्ट्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, दूरबीन से सारी जांचों की सुविधाएं इन हाउस ही उपलब्ध है। तो हम नवीनतम तकनीक की मदद से और एक पेशेंट को फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देकर हम कोशिश करते हैं कि उनको एक इनफर्टाइल कपल को एक टैबू की तरह ना ट्रीट करें। वी ट्रीट देम एज जस्ट अ रूटीन, जस्ट एनी अदर पेशेंट, और उनकी समस्याओं को समझें। और साथ के साथ क्योंकि इनफर्टाइल कपल्स दे आर अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस, मतलब उनको प्रॉब्लम तो है, ट्रीटमेंट के साथ साथ उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। तो वो यहाँ उनको हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड एथिकल प्रैक्टिस इज आर मोटिव एंड आर मोटिव। जो ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए बेस्ट पॉसिबल है उसके बारे में उसको जानकारी देना, उसमें कितना खर्च आता है उसके बारे में उसको क्लियरली बताना, और एथिकली प्रैक्टिस करना कि अगर उनके एग्स की संख्या कम है या उनके स्पर्म्स की क्वालिटी ख़राब है तो उनको सही समय पे इन्फॉर्म करना कि आपका इससे प्रेग्नेंट होने का चांसेस कम हो सकता है बिकॉज आपके साथ ये प्रॉब्लम है। सो एथिकल प्रैक्टिस एंड ट्रांसपेरेंसी इज आर बेसिकली आर मोटिव। मैडम, आईवीएफ जैसे कंसीव के बारे में आपने बताया, अगर इसके खर्चे की बात की जाए मैडम, इसका बजट क्या कुछ रहता है? देखिए दैट वेरीज कि आप किस तरह का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपको क्या कंडीशन है, क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या सपोर्टिव केयर चाहिए और क्या ट्रीटमेंट चाहिए। बेसिकली अगर आप आईवीएफ की बात करें तो कहीं एक साइकिल का आपको 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्च डिपेंड्स कि आपका एग ठीक बन रहा है, आप फ्रीजिंग ऑप्ट करते हो, आपको इक्सी चाहिए, लगेगा कि नहीं लगेगा, स्पर्म मोटिलिटी कम है, आप किस तरह के हार्मोन्स यूज़ कर रहे हो, आप किस तरह का मीडिया यूज़ कर रहे हो। अगर आप हमारे सेंटर की बात करें तो हम प्रॉफिट मार्जिन को कम से कम रख के पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं।
सो दैट हमारी साइकिल बहुत सारी चीज़ों में अगर हम जैसे हॉर्मोन्स में और उसमें वी ट्राई टू गिव सुपीरियर क्वालिटी हॉर्मोन्स ऑन लेसर मार्जिन, सो दैट हम जो 1 से 1.5 लाख की कॉस्ट है वो उसको हम कहीं हम कोशिश करके 20 से 30 हज़ार रुपये लेस में पेशेंट्स को देंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नेहा गर्ग हैं जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से अब मैरिड कपल हैं उनको किसी प्रकार की निराशा झेलने की जरूरत नहीं है। अक्सर जो लड़कियां हैं उनके अंदर जो बांझपन होता है उन लड़कियों को भी वो ताने हैं वो सुनने की जरूरत नहीं है। मैडम ने बताया किस प्रकार से जो साइंस है लगातार साइंस की जो तकनीक है लगातार अपने नए नए जो आविष्कार है वो कर रही है और साइंस आज इतनी बढ़ चुकी है कि वो मैरिड कपल की लाइफ में पूरी तरह से रोशनी है वो भी दे रही है। तो आगे एक फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे और नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।